बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और पिछले लेक्चर्स में पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 21, उसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन और जेड टेस्ट के लिए हमने किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स μ1 माइनस μ2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और कंडीशन इसके लिए है जी अनइक्वल वेरिएंस। तो डियर स्टूडेंट, प्रोसीजर तो वही है जैसे हम बार बार, मैंने पहले कहा था कि हम वही 6 स्टेप हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, ठीक है ना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से लेकर कंक्लूजन तक। लेकिन उससे पहले हमने ये समझना है, जैसे सिंगल मीन को टेस्ट करते वक्त आपको कहा था कि कब टी और कब जी यूज़ करना है, और अभी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मीन है। टू वेरिएट्स को, दो वेरिएबल्स को जो है ना हमें कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। तो उसमें से पहला केस है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। जो दो आपके पास सैंपल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इस पर हमने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इनके जो वेरिएंसेस होंगे जो है ना वो अनइक्वल होंगे। अनइक्वल वेरिएंस गिवन हो आपको, और दोनों सैंपल जो है ना आपके पास, जो दोनों वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट हो, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले हम वो 6 स्टेप पे आते हैं, फिर इसके बाद जो है ना इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रोसीजर इसका फिर वही है। सबसे पहला फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। इसमें आपको पता है वही 3 हाइपोथेसिस पॉसिबिलिटीज़ है हाइपोथेसिस के, जिसमें H0 आपके पास μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 हो सकता है, और H1 इसका μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको टू टेल टेस्ट कहते हैं। फिर H0 आपके पास μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और H1 आपके पास μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ये आपके पास वन टेल टेस्ट राइट हो गया। और तीसरा आपके पास H0 μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और H1 आपके पास μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन 0 हो सकता है। ये आपके पास वन टेल लेफ्ट हो गया। और अगर कोई क्वांटिटी, कोई ख़ास कोई वैल्यू अगर दी हुई है, तो वो भी यहाँ पे 0 की जगह फिर वो वैल्यू आ जाएंगे। और इसके बाद सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो आपको आइडिया है इसका, क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना। 0.05, 0.01, 0.10 जो जैसा गिवन हो। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास ये है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हो, जो कि अभी वाला केस है अनइक्वल वेरिएंस के लिए, ये वाला फार्मूला लगेगा। जेड और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि जेड में आपके पास सिग्मा नॉन होता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा नॉन होता है, तो S1 की जगह सिग्मा 1 आते हैं और S2 की जगह सिग्मा 2 आते हैं। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल वेरिएंस है और सिग्मा नहीं दिया हुआ होता है, आपको हमने खुद फाइंड करने होते हैं। तो हम सैंपल के हम जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास S1 और S2 होता है। ठीक हो गया। तो यही इस फार्मूले को, इस केस में हमने इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारे पास इक्वल वेरिएंस के लिए, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये सेकंड जो 2 है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। फिलहाल आपने जो नंबर 1 पे है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 फॉर अनइक्वल वेरिएंस। अभी हम अनइक्वल वेरिएंस के लिए हम कर रहे हैं। चौथा स्टेप इसका कैलकुलेशंस है, पांचवा क्रिटिकल रीजन और छठा कंक्लूजन। तो हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। An experiment is conducted to determine whether intensive tutoring covering a great deal of material in a fixed amount of time is more effective than past tutoring covering less material in the same amount of time. Two normally chosen group are tutored
separately and the administrated proficiency test use significance level of 5%. ठीक है जी, दो तरह के यहाँ पे आपके पास मेथड हैं, एक इंटेंसिव है और एक पेस्ड है। इंटेंसिव में आपने क्या करना है कि उसमें ग्रेट डील्स ऑफ मटेरियल्स, यानी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को हमने डिटेल्स में उसको जो है ना हमने ट्यूटरिंग करना है, पढ़ाना है, लेकिन अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना वो फिक्स होता है। और पेस्ट में हमने क्या करना है, वो कम मटेरियल को जो है ना वो कवर करेगा। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा वाला बेस्ट है, टू डिटरमिन वेदर विच वन इज मोर इफेक्टिव। ठीक है ना, इज मोर इफेक्टिव, ये वाला इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोथेसिस बनाते वक्त इस जुमले को आपने जहन में रखना है। ठीक है ना, इसी से हमारा हाइपोथेसिस बनेगा। वन टेल, टू टेल, वन टेल लेफ्ट राइट, जो भी हो वो हम इसी को देख के हमने बनाना है। तो इस एक क्वेश्चन को आपने समझना है। इंफॉर्मेशन आपको ये दिया हुआ है, ग्रुप 1 इंटेंसिव मेथड के लिए सैंपल उन्होंने 12 था, उसका एक्स बार, उसी का मीन 46.31 है और इसी की स्टैंडर्ड डेविएशन 6.44 है। और पेस जो ट्यूटरिंग मेथड है उसमें क्या है जी, 10 उन्होंने 10 ऑब्जर्वेशन सैंपल लिए हैं और इनका ये एवरेज आया है और इनका ये है। मतलब अब इसको सिंपल ऐसा समझ ले, 12 बच्चों को, 12 स्टूडेंट्स को, 12 बच्चों को इंटेंसिव मेथड से पढ़ाया। ठीक है ना, डिटेल में उसको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स पढ़ाया और 10 बच्चों को कम मटेरियल पढ़ाया लेकिन टाइम वही था। ठीक है, और इसका मीन ये आया है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन ये आया है और इसका ये मीन है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो ये पूछा गया है कि इंटेंसिव ट्यूटरिंग ग्रेट डील ऑफ मटेरियल इंसेंटिव, इंटेंसिव ट्यूटरिंग इज मोर इफेक्टिव देन पेस्ट। ये वाला सेंटेंस आपने याद रखना है, ये जहन में रखना है। बाद में हाइपोथेसिस बनाते हुए यही काम है, हमने ये चेक करना है। उसने ये कहा है कि ये जो वाला टेक्निक है इंटेंसिव वाला, वो पेस्ट से ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक हो गया, तो इसी को हमने चेक करना है। तो हम आते हैं अपने 6 स्टेप की तरफ। तो देखो जी, सबसे पहला फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है एच नॉट। अब फिर वही केस यहाँ पे वही आया है, एच नॉट में जो क्वेश्चन में गिवन हो वही आना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये था, इज मोर इफेक्टिव, दिस मेथड इज इंटेंसिव इज मोर इफेक्टिव देन पेस्ट। तो मोर इफेक्टिव के लिए ग्रेटर आएगा ना। तो इंटेंसिव ट्यूटरिंग इज ग्रेटर देन पेस्ट ट्यूटरिंग। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मैंने एच नॉट में इक्वल लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि एच नॉट में सिंगल ये जो है ना अकेला दिस, ये ग्रेटर वाली साइन नहीं आ सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, एच नॉट और एच वन को फिर आपस में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, होना ये चाहे था, ये नीचे वाला एच नॉट होना चाहे था और ये ऊपर वाला इक्वल टू 0 वाला एच वन होना चाहे था, लेकिन ये अकेला ग्रेटर साइन एच नॉट में नहीं आ सकता, इसलिए हमने इन दोनों को चेंज कर दिया। तो म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0, म्यू वन माइनस म्यू टू इज ग्रेटर देन 0। इसमें ये होता है ना, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि म्यू वन इंटेंसिव का मीन, म्यू टू पेस्ट का मीन, डिफरेंस दोनों का 0 आ रहा है, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों मेथड, जिस मेथड से जो दो मेथड से बच्चों को पढ़ाया था उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब फ़र्क है। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क है, मतलब पहला वाला ग्रेटर है। इसको आप यहाँ से क्लियर करेंगे, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, ट्यूटरिंग का मीन इक्वल टू, अब ये म्यू का मतलब होता है ना पॉपुलेशन मीन, यानी जितने भी लोगों को, जितने भी पॉपुलेशंस को, जो भी जितना आप लेते हैं, आपका टारगेट पॉपुलेशन है, आप पूरे स्कर्दू को ले लें। ठीक है ना, पूरे स्कर्दू वालों को आप इंटेंसिव ट्यूटरिंग करें या आप पेस करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, रिजल्ट दोनों का सेम है, इक्वल हो गया। और एच वन का मतलब है ग्रेटर, ये क्वेश्चन में पूछा था कि इंटेंसिव वाले का ग्रेटर है पेस से। ठीक है, यानी इंटेंसिव वाला मोर इफेक्टिव देन पेस्ट। ठीक हो गया, ये बड़ा क्रिटिकल जो है ना स्टेप होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने क्वेश्चन देख के समझना है और फिर देखना है, मतलब इक्वल आएगा, नॉट इक्वल आएगा, इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा, इक्वल आएगा, लेस आएगा, क्या आएगा क्या नहीं, ये आपको क्वेश्चंस में जो है ना एक इशारा दिया हुआ होता है, उसी से आपने करना है। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, टेक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। ठीक हो गया, फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ आते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा
ठीक है ना। आपके पास जो दो थे ये गिवन था, ठीक है ना, 12 और 10th, ठीक है ना, और ये इनका एक्स बार और इनके वो स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। तो अनइक्वल स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, फिर इसको हमने यहाँ पर फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें x1 बार भी दिया हुआ है, x2 बार भी दिया हुआ है, आप देखें यहाँ पर है ये जो x बार है ये 46.31 ये x1 बार है पहले का, पहले ग्रुप का मतलब x1 बार, ये 42.79 ये दूसरे का और x बार है ना, तो x2 बार हो गया, ये s1 हो गया, ये s2 हो गया 7.52, ये 12n1 हो गया ये, और ये 10n2 हो गया। इन सारे इन्फॉर्मेशंस को आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ रहा है 1.166, ठीक हो गया। अब चौथा स्टेप कैलकुलेशन हो गया। पांचवें पे हम आते क्रिटिकल रीजन। ये भी बहुत ही जो है ना क्रिटिकल, इसके नाम से ही है, इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। तो देखो जी, इसको बनाते वक्त मैंने पहले भी कहा है, हमने हाइपोथेसिस को देखना है। आपका H1 देखना है क्या है, H1 क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन है ना। तो ये आपके पास वन टेल हो गया, और वन टेल कौन सा हो गया, ग्रेटर है तो राइट हो गया, तो ये वन टेल राइट है, तो वन टेल राइट का आपके पास है, ग्रेटर है तो इधर भी ग्रेटर आएगा। टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू, ठीक है। टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू का मतलब टी अल्फा, यानी जो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 की कहाँ देखना है, 12 + 10 - 2, ये क्या है, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि टू टेल के जब आप डिफरेंस ऑफ मीन के लिए टेस्ट करते हैं तो n1 + n2 - 2 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जब हम सिंगल मीन के लिए टी को टेस्ट कर रहा था तो उस वक्त n-1 था डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ मीन को टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास n1 + n2 - 2, ये टेबल देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख लें ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो हम टेबल कैसे देखेंगे, ये देखो n1 12 है प्लस n2 10 है -2 हो गया, तो इसको ये आपके पास हो गया टी की 0.05 की 20, तो ये टेबल आपके पास टी टेबल पड़ा हुआ है। इसको ज़रा समझे कैसे देखना है टेबल को। ऊपर वाला ये वाला जो आपके पास आ रहा है, नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वन टेल टेस्ट 0.10, 0.05, 0.25, 0.01, 0.005, 0.0005, और नीचे वाला लिखा हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल टेस्ट 0.20, 0.10, 0.05, 0.02, 0.101 और 0.00, और ये DF डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सारे लिखा हुआ है 1 से लेकर 30 तक। 30 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपके क्वेश्चन में अगर 30 से ग्रेटर आ जाते हैं तो आपने यही 30 वाले को ही लेना है, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम है। तो अब हमारे पास केस है 0.05 की 20, और टेस्ट हमारे पास कौन सा है, वन टेल टेस्ट है ना। ये देखो ये इक्वल है, ये लेस है। टू टेल में इक्वल और नीचे वाला नॉट इक्वल आते हैं। अगर नीचे वाला ऊपर वाला जो भी हो, नीचे वाला अगर लेस और ग्रेटर आते हैं तो इसका मतलब ये वन टेल है। तो वन टेल में हमने देखना है, कहाँ देखना है, वन टेल की 0.05 की 20 में देखना है। तो ये ऊपर वाला है ना वन टेल टेस्ट, इसकी 0.05 कहाँ है, यहाँ पर है, देखो ये 0.05 है। इसके नीचे आओ बिल्कुल 20 में, देखो इसके नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये 20 है। 20 पे देखो ये 20 के सामने, और ये वन टेल की ये वाला 0.5 नहीं है, ठीक है, इसे में रखना है। ये टू टेल के लिए 0.05 है, ये वन टेल के लिए है 0.05, नीचे आप आ गया, और इस 20 के सामने यहाँ पे है 1.725, इस वैल्यू को आपने यहाँ लिखना है 1.725, और ये आपके पास क्या है 1.166, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 1.166, ठीक है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए इसमें, अगर है तो आपने व्हाट्सएप पे आपने या कॉल करके आपने पूछना है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं जी, ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल रीजन। इसी से हमने देखना है कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, क्या H0, ठीक है। जो आपका नल हाइपोथेसिस है H0 है, वो यही बताता है कि क्रिटिकल रीजन बताता है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो ये क्रिटिकल रीजन यानी रिजेक्शन रीजन, ये जो मैंने आपको शेड किया है वो वाला है। अगर ये ट्रू हो रहा, गौर से सुनो, अगर ये ट्रू हो रहा है इसका मतलब क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, ये क्रिटिकल रीजन को सही कर रहा है, ये रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। और अगर ये ट्रू नहीं हो रहा तो ये रिजेक्शन रीजन में नहीं आ रहा, तो ये क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रहा, तो ये रिजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है,
क्या रिजेक्ट नहीं हो रहा, क्या क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रहा, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, हम एच नॉट को टेस्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, एच नॉट को टेस्ट कर रहे हैं। हमारा पूरा काम होता है ये 6 स्टेप करने के बाद जो कुछ हम करते हैं उसमें हमारा मकसद यही होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। 1.16 इज ग्रेटर देन 1.725, ट्रू है या फॉल्स है। क्या 1.116 बड़ी वैल्यू है 1.725 से, है नहीं है ना, लाजमी बात है। 1.1 कहाँ और 1.7 कहाँ, तो ये सही नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा। जब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा तो हम एच नॉट को रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। तो नीचे कंक्लूजन में मैंने यही लिखा है, तो आप देखें कंक्लूजन, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी डज नॉट फॉल्स इनटू क्रिटिकल रीजन। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने किया है, टी की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा था ना, अभी हमने देखा वो ट्रू नहीं हो रहा, ये गलत है, सही नहीं हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये फॉल नहीं कर रहा। तो फिर क्या हो गया, सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस। अब ये उसमें फॉल नहीं कर रहा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड कंक्लूड दैट, फिर हम ये नतीजा निकालेंगे क्या, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव ट्यूटरिंग एंड पेस्ट ट्यूटरिंग, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे आप इंटेंसिव वाला मेथड अप्लाई करें, चाहे आप पेस्ट वाला मेथड अप्लाई करें, बच्चों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो सिग्निफिकेंस, जीरो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया था, देखो इसको एक्सेप्ट किया तो मतलब क्या है, इनका डिफरेंस जीरो है, या μ1 इक्वल टू μ2 है, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप ये वाला मेथड अप्लाई करें या आप वो वाला कर ले, आप पूरे बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को पढ़ाएं एक ख़ास स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में, या उसी सेम टाइम में आप कम मटेरियल्स को पढ़ाएं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये हमने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो ये आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चंस देखना है। इन सारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सारे क्वेश्चंस के अंदर यही होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, समझना है, एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, समझना है, समझने के बाद देखना है कि कौन सा वाला केस है, सिंगल मीन है या डिफरेंस ऑफ मीन है, सिंगल है तो जेड का है या टी का है, डिफरेंस ऑफ मीन है तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स का है या पेयर्ड है, इंडिपेंडेंट है तो इक्वल वेरिएंस है या अनइक्वल वेरिएंस है। इन सारी चीज़ों को आपने समझना है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको ये n दिया हुआ था, x बार भी दिया हुआ था, s भी दिया हुआ था, ऑलरेडी फाइंड करके दिया हुआ था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट इन द सेंस कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मिसाल के तौर पर इसी क्वेश्चंस को हम अगर करें तो इस तरह से हो सकता था। मिसाल के तौर पर पहले जिसको इंटेंसिव से पढ़ाया उनके 50 में से एक के 34 मार्क्स आए, ठीक है ना, एक के 44 आए, एक के 25 आए, एक के जो है ना एक के 17 आए और एक के 50 आए, और इसी तरह इस तरह से था। ये पहले वाले का आपके पास जो है ना, जिनको इंटेंसिव से पढ़ाया उनके मार्क्स थे, और जिनको पेस से पढ़ाया ये उनके मार्क्स थे। ठीक है, 48 आया, ठीक है, 38 आया, ठीक है, 22 आया, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज 42 किसी स्टूडेंट्स का आया और किसी स्टूडेंट्स का हम कहते हैं लेट्स सपोज 20 आया, ठीक है ना। इस तरह के मार्क्स थे। अब आपको एस फाइंड किया हुआ नहीं है इसमें, आपको जो है ना, जो आपको मालूम हो सिर्फ n है, n1 1 2 3 4 5 है और n2 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। अब ना x बार दिया हुआ है ना s दिया हुआ, आपको यही सेम क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वाला मेथड जो है ना वो मोर इफेक्टिव है। तो आपने क्या करना था, अब आपने इसमें से ये चीज़ें खुद फाइंड करना था। आपने ये जो आपके पास ये टेबल में अभी इसमें तो खैर दिया हुआ था ना, x बार x1 भी x2 भी और s1 भी और s2 दिया हुआ था,
लेकिन इस केस में आपने खुद फाइंड करना था, x1 बार फाइंड करना था, वही पहले वाले इन सब का पहले वाले का इस डेटा का मीन फाइंड करना था। आपको पता है समीशन x अपान n होता है, ठीक है ना। फिर इसका अलग मीन फाइंड करना था, इससे समीशन x अपान n करके x2 बार आता। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला लगा के इसको अलग से स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना था ऊपर वाले का इसका, और फिर इसका S1 आ जाता। फिर इसका अलग से स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करना था, S2 आ जाता। फिर उसको आपने फार्मूले में पुट करना था, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको पेश आते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।